नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत ताबड़तोड़ अंदाज में उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का रुख करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोक भवन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के उद्बोधन के बाद राष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित किया। एक करोड़ 34 एकड़ में बनने वाले स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र में एक और जहां बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, तो वहीं बाबा साहिब की पवित्र अस्थियों के कलश को भी दर्शन के लिए रखा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद शाम विशेष विमान से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्मांतरण मामले में उमर, गौतम और जहांगीर की रिमांड मिलने के बाद उनसे लगातार बड़े राज उगलवाने में सफलता हासिल करी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश एटीएस ने मतांतरण के मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया, मतांतरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी लिप्त थे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मतांतरण के मामले में हरियाणा के गुरुग्राम से मन्नू यादव, भीड़ महाराष्ट्र से इरफान शेख और नई दिल्ली से राहुल भोला को गिरफ्तार किया। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मोहम्मद उमर, गौतम और काजी जहांगीर कासमी की यूपी एटीएस को मिली 7 दिनों की रिमांड आज खत्म हो जाएगी, जिसके बाद आज दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। यूपी के अगले डीजीपी पद को लेकर एमएसए में आज अहम बैठक होगी। बैठक में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और डीजीपी एच.सी. अवस्थी समेत 7 अफसर शामिल होंगे। आपको बता दें, कल डीजीपी एच.सी. अवस्थी रिटायर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घट रही है। अब यह संख्या गिरकर 3046 हो गई और रिकवरी रेट 98% पहुंच गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 25 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 2,60,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। अंबेडकर की नेवारी दूराजपुर में महिलाओं को लेकर टिप्पणी करने पर 2 समुदाय बीच में मारपीट हुआ है, जिसमें जमकर ईंट और पत्थर चले। वहीं मारपीट के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर आई पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र में अवैध हथियार से गोली मारकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के गोपालपुर गांव में शराब माफिया की फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। 1 लाख रुपए के नामी फरार शराब माफिया की फैक्ट्री पट्टे की जमीन पर बनी हुई थी, जिसे कई जेसीबी मशीनों से गिराया गया। बांदा में एक युवक ने केन नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में टीले वाले मस्जिद के पास चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ बदमाशों ने मुठभेड़ करी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के पास से लूट की गाड़ी, अवैध तमंचा और चोरी का सामान भी बरामद किया है।
आगरा में कोल्ड स्टोरेज मालिक के बेटे सचिन चौहान के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बदमाशों ने 2 करोड़ की फिरौती न मिलने पर सचिन की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पीपीई किट में लाश डालकर शमशान घाट ले जाकर जला दी गई। पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आगरा के टेढ़ी बगिया जलेसर रोड पर 2 बाइकों की टक्कर के बाद युवकों में जबरदस्त लड़ाई हुई। ईंट पत्थरों के साथ खूब लाठी डंडे चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पहुंची पुलिस तो युवक फरार हो गए। अमेठी में धान की रुपाई करते समय खेत में आकाशीय बिजली गिरने से 12 साल के किशोर और एक महिला झुलस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। अमेठी के रानीगंज में देवकली चौराहे के पास मेडिकल स्टोर से दवा खरीद रहे युवक की बाइक को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार का पीछा करते हुए कार चालक को पुलिस ने सुपुर्द कर दिया। बदायूं के बौरा इलाके में शादी में जाते समय बाइक सवार पति पत्नी की दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर में महिला की मौके पर मौत हो गई, वहीं व्यक्ति गंभीर तौर पर घायल हुआ है। गोंडा के शहजलपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। हमीरपुर के सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध हालत में युवक की लाश पड़ी मिली। आरपीएफ पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आगे कार्रवाई शुरू कर दी। हरदोई के शाहबाद इलाके में हाईवे पर 2 आवारा पशुओं की 1 घंटे तक जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस दौरान राहगीरों में भगदड़ मच गई और वहीं पर एक साइकिल सवार युवक घायल हो गया। मुजफ्फरनगर के अलीपुर तिस्सा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। युवक के सर पर गोली लगी है तो वहीं मृतक के हाथ से तमंचा भी मिला है, जिसके बाद पुलिस हत्या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। मुठभेड़ में एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों से अवैध हथियार के साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया है। उन्नाव में अंतर्राज्यीय लुटेरे धनराज और उसके साथियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश धनराज और अजय नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। दरअसल धनराज की तलाश मुंबई और गुजरात पुलिस काफी समय से कर रही थी। गोरखपुर के बीजेपी प्रत्याशी साधना सिंह के जिला पंचायत अध्यक्ष पर निर्विरोध निर्वाचन का आज औपचारिक घोषणा होगी। इससे पहले 26 जून को बीजेपी से साधना और निर्दलीय संगीता पासवान ने पर्चा भरा था। संगीता पासवान और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की बहू और वर्तमान कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह की पत्नी। इसके पहले भी संगीता 2011 और 15 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र में खेत से चारा लेने गई युवती को गांव के युवक ने हवस का शिकार बनाकर रेप किया, तो वहीं तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और डीसीएम में भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। पीलीभीत के गजरौला कला क्षेत्र के कुतिया के पास सुबह टहलने गए युवकों को डीसीएम ने टक्कर मार दी। टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। टक्कर के बाद डीसीएम चालक डीसीएम छोड़कर मौके से फरार हो गया। उन्नाव में भूमाफिया बीरबल गुजराती की लाखों की संपत्ति पर पीला पंजा चला। आपको बता दें, भूमाफिया बीरबल ने सरकार और गरीबों की 10 एकड़ और 10 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर रखा था। बिठूर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में दबंगों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, तो वहीं कुछ दिन पहले दबंगों ने पीड़ित के भाई पर चाकू से हमला कर दिया था। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके में गांव महदौरा में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं है। बीजेपी से नगर महामंत्री पंकज सिंह और उनके भाई भतीजे को दबंगों ने पीटा। मामला सिर्फ इतना था कि बीजेपी नेता ने गाय को मारने से मना कर दिया था। खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे। सूबे में बीते दिनों बहुत कुछ घटित हुआ है, लेकिन इन्हीं तमाम घटनाक्रमों को नियंत्रित करने, उसमें संतुलन बिठाने का दारोमदार रहा सूबे के अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी पर। तो क्या है विभिन्न पहलुओं पर उनकी राय, उनसे खास बातचीत करी है ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर ने। आपको देखना चाहिए, देखिए।
4.5 साल पहले की स्थिति थी कि क्राइम चरम पे था, अपराधी बेकाबू थे और अपराध जगत फल फूल रहा था। लेकिन मौजूदा समय में अपराध कहां पे है, कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, इसके लिए हमारे बीच अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी अब मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा अवनीश जी से कि किस तरीके से उन्होंने अपराध जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश फल फूल रहा था, एक उद्योग बना हुआ था अपराध, उस उद्योग को किस तरीके से आपने समेटने की कोशिश की और कहां तक सफलता हासिल हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में क्राइम और क्राइम कंट्रोल पर बहुत जबरदस्त काम हुआ है। आपको मालूम है, कोई भी अपराधी, पहली बात तो उसको जेल तो जाना ही चाहिए और उसके लिए जो है हम प्रभावी पैरवी करें। लेकिन एक एस्पेक्ट आपने देखा होगा पूरा महिला शक्ति अभियान में, पॉक्सो और विमेन अपराधों में पिछले साल अक्टूबर से लगातार जब पैरवी की गई तो कई ऐसे अपराधी जिन्होंने इन महिला और बच्चों के संबंधित अपराध में थे, जो सबसे वर्स्ट किस्म का अपराध हो सकता है, उसमें जो है कई लोगों को मृत्यु दंड भी मिला, कई लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला और 10 साल की सजा तो सैकड़ों लोगों को की गई। तो एक अभियान तो ये अभी पिछले साल से चला है जिसमें हमारे प्रोसिक्यूशन विंग ने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने, डीजीसीज ने माननीय न्यायालयों में पैरवी करके जो पुराने मुकदमे थे उसमें गंभीर सजा दिलाई है। दूसरा जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है। आपको मालूम है कि यूपी का गैंगस्टर एक्ट काफी सालों से है और प्रत्येक वर्ष पूरे प्रदेश में लगभग 20 से 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्की नहीं हो रही थी। इस वर्तमान वर्ष में यानी 1 जनवरी से अब तक जो है 412.8 करोड़ रुपए की धनराशि कुर्की की गई है। यानी पिछले वर्ष से ऑलरेडी हम आधे से ज्यादा धनराशि इस साल जो है जून के महीने से पहले ही हम कुर्क कर चुके हैं और इस साल हम 1611 मामले जो है गैंगस्टर एक्ट के टेकअप कर सके हैं। किसी भी सूरत में कहीं भी दंगा नहीं है हमारे प्रदेश में, किसी भी सूरत में कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम अब बचा नहीं है। और आज विश्व ड्रग्स एंटी ड्रग्स दिवस भी है। आपको जानकर खुशी होगी कि 1 करोड़ से अधिक की स्मैक हम लोग ने शामली में पकड़ी है। प्रयागराज में जहां पूर्व में इस तरह की शिकायतें ज्यादा मिल रही थी, वहां एक बेसिक अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। अलीगढ़ जैसे जिले में 125 करोड़ रुपए की धनराशि का जो प्रॉपर्टी थी, जितने ये पुराने शराब माफिया थे, उनकी भी कार्रवाई करके 70 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया। आबकारी वालों का आरोप होता है कि पुलिस कहीं ना कहीं से माफियाओं को सपोर्ट करती है, चाहे शराब माफिया हो चाहे ड्रग माफिया हो। इसमें कैसे आपने रूपरेखा तैयार की? जैसे आपने अभी तो हम लोगों को पकड़ा और जो उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनकी संपत्ति कुर्की की अलीगढ़ में सेल्फ, तो ऐसे क्या और योजना आपकी? माफिया के विरुद्ध कार्रवाई में जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी और सभी विभागों को जुटकर काम करना होता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आबकारी विभाग हमसे अलग है। हम और आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, तभी ये मजबूती से कार्रवाई हो पाई है। बहुत सख्ती से कार्रवाई हुई है और इसी का कारण है कि इतने बड़े बड़े माफिया और पुराने माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर आबकारी, पुलिस, हम सभी लोगों को जो है निर्देशित किया और तब ये बड़ा और बृहद अभियान चलाया गया और काफी मात्रा में इसमें सख्ती की गई, कार्रवाई की गई। मतलब मुन्ना बजरंगी हो या मुख्तार अंसारी, आपने जिस तरीके से उनको बाधित किया और मुख्तार अंसारी की अरबों की संपत्ति आपने जब्त की, तमाम माफियाओं की जब्त की, अब कितने और लोग सूची में हैं जिनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई सभी माफियाओं के खिलाफ होगी। हर जिले के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जो अर्बन एरियाज है वहां के पुलिस कमिश्नर, सबको सख्ती करने के लिए कहा गया है। मैंने कहा आपसे, इस साल 1611 मामलों में कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की गई, तो किसी को छोड़ा ही नहीं गया। जिसका भी गैंग चार्ट बनता है उस पर गैंग चार्ट पर कार्रवाई की गई है और हमारे जो भी आदेश हुए हैं वो माननीय न्यायालय में सस्टेन हुए हैं। और आपको हम बता दें कि धारा 14 के अंतर्गत कुल मिलाकर इस साल 325 मामलों में कुर्की की गई है। तो ये काफी बड़ी संख्या में है और संख्या में जो कुर्की की जा रही है माननीय न्यायालय द्वारा सस्टेन भी किया जा रहा है। इसका मतलब इसमें माननीय न्यायालय जो जा भी रहे हैं वो वहां पर कोई रिलीफ नहीं पा रहे हैं। मौजूदा धर्मांतरण का मुद्दा एकदम फैला हुआ है। धर्मांतरण के मुद्दे को किस तरीके से आपने नियंत्रित किया और किस तरीके से आपने, आपकी टीम जो जिस तरीके से आपने जो रूपरेखा तय की है, अभी आपने बड़े बड़े लोगों को बंदा फोड़ दिया है, आगे क्या लगता है? देखिए, जहां तक धर्मांतरण का विषय है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सबसे पहला एक्ट लाया गया
और इस तरह के मामलों में जहां जबरन धर्मांतरण हो, लोभ लालच देकर धर्मांतरण किया जाए या किसी ने जो है नाम छुपाकर अगर धर्मांतरण किया तो बड़ी मात्रा में कार्रवाई की गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसटीएफ, इंटेलिजेंस और सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दिनों दिन उसमें कार्रवाई हो रही है, बहुत जल्दी आगे भी कार्रवाई की जाएगी। किसान अचानक फिर से रोड पे आ गए हैं, रोड पे आने के ऐलान कर दिया है आपके लिए। जैसे पिछले बार आपने किसानों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था, किसानों आंदोलन को कोरोना काल के दौरान, लेकिन बीच में वो शांत हो गए थे। आज फिर उनका आंदोलन शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश से पूरी तौर से उन्होंने एक जिले में व्यवस्था की है। आपने क्या रूपरेखा तय की है प्रदेश स्तर पर? डायलॉग सभी जो संगठन है उनसे लगातार जारी है और सभी से संगठन, जितने संगठन है उनसे डायलॉग करके कोशिश यही है कि किसी भी रूप में हमारे प्रदेश में कहीं कोई कठिनाई न हो। सर, एक सवाल और है इसी संदर्भ में कि कोरोना काल में किस तरीके से जो ऑक्सीजन कमी थी, जो दूसरे डिपार्टमेंट का काम था, लेकिन आपने बढ़ चढ़ के ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, लोगों को मदद करने की कोशिश की, इनके लिए तमाम योजनाएं बनाई कि ऐसे पेशेंट्स को मदद की जा सके। तो क्या क्या था इसके पीछे? देखिए, पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और कहा कि हर हालत में ऑक्सीजन की व्यवस्था मजबूती से चलाई जाए, कराई जाए। उसमें जो है गृह विभाग को, एफएसडीए को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, मेडिकल डिपार्टमेंट को, मेडिकल एजुकेशन को जॉइंटली एक कंट्रोल रूम बनाने के लिए कहा। हम लोग ने एक ऑक्सी ट्रैकर जो है सिस्टम भी लागू किया, सॉफ्टवेयर लागू किया। 24 घंटे में बहुत मजबूती से कार्य किया। जहां 300 से 400 मैट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन दी जाती थी, तो हम लोगों ने 1030 मैट्रिक टन भी रिकॉर्ड ऑक्सीजन प्रदान की। अब आगे स्थायी रूप से अतिरिक्त ऑक्सीजन की सप्लाई, नए ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंटेनर्स की व्यवस्था, पीएम केयर फंड से हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेटर्स, पूरी व्यवस्था जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उसको निरंतर फॉलोअप कर रहे हैं। आगे कभी कोई ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो स्वतः ही अपने पैरों पर ही हम लोग अपने ऑक्सीजन के प्लांट्स के माध्यम से अपने अस्पतालों में, सीएचसी में, पीएचसी में ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अवस्थी जी के पास अभी पुलिसिया विभाग है और पुलिसिया विभाग के बावजूद वो विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। आपने यूपीडा के जरिए जिस तरीके से पूर्वांचल गंगा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, तो कितनी जल्दी, सबसे मतलब पूरे देश का सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितनी जल्दी और कितनी तेजी बन रहा है, इसके संदर्भ में जानना चाहेंगे। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 92-93% तैयार हो गया है। ये लखनऊ से गाजीपुर तक था। सेकेंड वेव आने की वजह से थोड़ा सा काम प्रभावित हुआ। इस बीच में अनसीजनल रेन्स की वजह से भी काम प्रभावित हुआ है, लेकिन जुलाई के महीने में हम पूरा अपना मेन कैरेजवे शुरू कर देंगे। अभी मेन कैरेजवे में बहुत ही कुछ जगहों पर ही जो है कुछ छोटे छोटे गैप्स रह गए हैं, जिनको दिनों दिन हम पूरा कर रहे हैं। जून के अंत तक लगातार सभी गैप्स पूरे हो जाएंगे। कुछ आरओबीज के काम में हम लोग जो है जुलाई में उनको पूरा करेंगे और एक्सप्रेसवे का मेन कैरेज जुलाई में शुरू करा देंगे। थैंक यू।